हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सौरभ खरवाल, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट। और आज हम इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे DULB 2020 में आए हुए क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ही मेहनत से हमने 100 से भी ज़्यादा बच्चों से, जिन लोगों ने ये टेस्ट दिया था, उन लोगों से बात करके, उन लोगों से डिस्कस करके एक क्वेश्चंस जो आए हैं ऑप्शंस के साथ मैक्सिमम क्लोज पहुंचने की उनकी कोशिश करी है। क्योंकि टेस्ट जिन्होंने दिया है उन लोगों की भी एक मेमोरी का एक लेवल होता है जहाँ तक वो क्वेश्चंस को याद कर पाते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया, बहुत सारे फॉरम्स पे रिसर्च करी, और फिर जाके हम कुछ ये 85 to 92 के बीच में क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग लेकर आए हैं, और क्वेश्चंस के साथ इनके आंसर्स भी होंगे। तो उस बेसिस पे फिर आप लोगों के लिए ईजिली होगा एवेल्यूएट करना कि क्या बेसिकली आप लोगों के आंसर सही हैं और कहाँ पे गलती हुई है। आप उस बेसिस पे अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, और साथ में एक अच्छा फोरम बन जाएगा, एक अच्छा डिस्कशन का प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहाँ पे हम सब लोग आके इस क्वेश्चंस पे और इन पे डिस्कशन कर सकते हैं, जो आने वाले आगे एस्पिरेंट्स के लिए या अभी जिन लोगों ने पेपर दिया उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा मीडियम बन जाएगा। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग इसको एक फोरम रखेंगे, और जितने क्वेश्चंस हम लोगों के पास हैं हम उतने ही क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस सारे नहीं होंगे हम लोगों के पास, बट करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास डेफिनेटली होगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, इतने सारे एग्ज़ाम्स को फॉलो करने के बाद, इन सारे एग्ज़ाम्स को करने के बाद, एक चीज़ हम लोगों ने देखी है कि फ़ाइनल जो से होता है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का होता है जो एग्ज़ाम करा रही है। तो इसलिए NTA की जो आंसर शीट आएगी दैट विल बी सुप्रीम, और उसमें वो लोग किस आंसर को मार्क करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, बट ऑब्वियस एक प्रोविजनल आंसर की आएगी जिस पे आप लोग ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं, और उसके बाद एक फ़ाइनल आंसर की आएगी जो जिस बेसिस पे आपके मार्क्स और आप लोगों के क्वेश्चंस को एवेल्यूएट किया जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको फॉरम बेसिस पे रखेंगे, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई भी बंदा अपनी हेजुमनी नहीं दिखा सकता और कह नहीं सकता कि भैया मुझे ही सब कुछ पता है। इसलिए ये बात कहने से मैं भी बचूंगा कि मुझे ही सब कुछ पता है। हम लोगों की भी रिसर्च है, हम लोगों के भी क्वेश्चंस कलेक्ट करने का एक लिमिट है, और उसी बेसिस पे हम लोगों ने इसको तैयार किया है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं 85 to 92 के बीच में, और उन बेसिस पे आप लोगों को हम लोग आंसर्स के साथ साथ कुछ उसके आंसर्स के पीछे रीज़न क्या है वो सब पे भी हम लोग करते रहेंगे डिस्कस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, इसमें वो था, ऑफ कोर्स ऑर्डर इज़ नॉट द सेम, बट मेरे पास जिस हिसाब से पैटर्न में क्वेश्चन लेके मैं उस वजह से बोलूँगा। तो पहला क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन बेसिकली पैसेज था जो कि लोगों ने हमें बताया। तो रीडिंग कंपैरिजन पैसेज था जो कि नेचुरल लॉ के ऊपर था, उसके अंडर कुछ क्वेश्चंस थे। तो हम लोग उनको डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि वो पैसेज है, पैसेज के रिलेटेड आंसर्स होंगे। तो वो जब तक अनटिल अनलेस आपके पास पूरा पैसेज ना हो तो आप उसमें आंसर मार्क नहीं कर सकते। इसलिए हम उन 5 क्वेश्चंस को अलग रखेंगे। तो वो 5 क्वेश्चंस आप अपने बेसिस पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कितने आपके सही हो सकते हैं, कितने आपके गलत हो सकते हैं। आप लोग मेरी अगर राय माने तो इसको 60-40 के रेशियो पे रखिएगा, यानी 60% क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं और 40% आपके गलत, क्योंकि पैसेज है, पैसेज में कुछ भी हो सकता है। कोई भी बंदा पैसेज की गारंटी नहीं ले सकता। सॉरी, चलिए तो एक मिनट रुकिएगा। सॉरी, चलिए। हाँ, तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है टेनिस ऑर्डर ऑफ ग्रैंड स्लैम्स। तो ग्रैंड स्लैम्स का ऑर्डर क्या रहता है? बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, एंड देन यू इन अगस्त और जुलाई यू कम्स टू विम्बलडन। विम्बलडन के बाद आखिरी ग्रैंड स्लैम US ओपन होता है, जो कि सितंबर के मिड और उसके आसपास शुरू होता है। और अभी करंटली US ओपन चल भी रहा है, और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो उसके फाइनल्स चल रहे हैं और ऑलरेडी विनर अनाउंस होने वाला होगा। तो इसलिए इसका ऑर्डर रहेगा, मैं फिर से बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन एंड देन US ओपन। देन देयर इज दिस खेल रत्न। खेल रत्न किन लोगों को मिला है? आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, 2020 का उन लोगों ने नहीं पूछा है, जो रोहित शर्मा एंड अभी बहुत सारे लोगों को मिला है, बट ऑब्वियस 2019 का क्वेश्चन था। और इसमें अपना दीपा मलिक और बजरंग पुनिया। तो दीपा मलिक बेसिकली एक पैरा ओलंपियन थी, और बजरंग जो है वो एक रेसलर हैं, और साथ के साथ वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं। तो वो ऑप्शन इसका सही था।
देन देयर इज़ दिस प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने पूछा क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं लोगों के तक सीमित है और वही लोग कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करने में या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ रेमेडी मांगने के लिए वही लोग लाइबल हैं, उनके अलावा कोई और नहीं है। तो ये वहाँ पे लिखा हुआ था कि द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट आर इन्वॉल्व्ड according to the privity of contract, not any other person other than them. Then there is this FIFA World Cup, and FIFA World Cup आपको पता ही है 2018 में रशिया में हुआ था और उसका इन लोगों ने पूछा था कि who was the winner of FIFA World Cup। तो फ्रांस इसका सही आंसर है। फ्रांस, आशा करता हूँ बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये आप लोगों को पता ही होगा। देन देयर इज़ दिस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, किस रेयरेस्ट ऑफ रेयर बेसिकली किस केस किससे आया था, तो ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था। ये बहुत ही अच्छा केस है और काफ़ी लीगल वैल्यू रखता है और काफ़ी जगह पे डिस्कस होता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की जो डॉक्ट्रिन है वो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस से आई थी। इस केस में यही था, बच्चन सिंह वाज ऑलरेडी एन लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्यूज और बाहर आके उन्होंने 2 लोगों का मर्डर कर दिया था। तो आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट में मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 303 को हटा दिया था, जिसमें 303 में प्रोविज़न था लाइफ इम्प्रिजनमेंट का व्यक्ति अगर कोई मर्डर करता है तो उसको सीधा डेथ पेनल्टी मिलती है। तो उस 303 के हटाने के बाद बच्चन सिंह का जब केस आया तो कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा और सीधा ही बच्चन सिंह को डेथ पेनल्टी दी गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स के लिए कि वो मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बारे में ज़रूर पढ़ें। देन देयर इज़ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैसे एक्वायर की जाती है, तो इसमें मेरे ख्याल से सारे चीज़ें लिखी हुई थी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, जिसमें इन लोगों ने नेचुरलाइजेशन के बारे में बात करी थी, इन लोगों ने अपना बाय बर्थ बाय डिसेंट के बारे में बात करी थी और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करी। तो ये चारों ही ऑप्शंस थे इसका, जो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, तो वो ऑल ऑफ द अबव आप लोगों ने मार्क करा होना चाहिए। और देन देयर इज़ दिस भारत रत्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। भारत रत्न किन लोगों को मिला, बेसिकली किन लोगों को नहीं मिला था, इसका क्वेश्चन था। और भारत रत्न आप लोगों को पता होना चाहिए, रिसेंटली अभी प्रणब दा जिनकी भी डेथ हुई है उनको मिला था, भूपेन हज़ारिका को मिला था और उनके साथ में नानाजी देशमुख को मिला था। इसके अलावा इन लोगों ने बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया था दीनदयाल उपाध्याय, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, तो इसलिए कन्फ्यूजन लोगों के मन में क्रिएट हो गई कि भैया दीनदयाल उपाध्याय को तो मिला ही होगा, जबकि दीनदयाल उपाध्याय को नहीं मिला था। भूपेन हज़ारिका बहुत लोगों ने टिक कर दिया है, जो कि गलत आंसर है। सही आंसर दीनदयाल उपाध्याय है। देन देयर इज़ दिस नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी, तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। एक साउथ की एक्ट्रेस थी जो इनका नाम लिखा हुआ था वो, और उनके साथ में विकी कौशल और आयुष्मान खुराना को ये नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेसेस के लिए। तो बाकी लीगल मैक्सिम एक आया था, लीगल मैक्सिम में आप लोगों को पता है लॉ जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एन कैन बी एक्सक्यूज बट मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नेवर बी एक्सक्यूज। तो ये अपना बहुत ही फेमस मैक्सिम है, इसको बोला जाता है इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसैट एंड इग्नोरेशिया लेगिस नेमिनम एक्सक्यूसैट। तो ये बेसिकली इसका लिखा हुआ आया था और इसके उन लोगों ने पूछा था कि इसका मतलब बेसिकली क्या है। तो ये एक और इसमें क्वेश्चन था जिसमें ये लोग पूछ रहे थे बट ऑब्वियस रेप के बारे में एक क्वेश्चन था, जिसका क्वेश्चन था कि अगर किसी भी लेडी के वजाइना में कोई ऑब्जेक्ट डाला जाता है या कोई ऑब्जेक्ट डाला जाए या फिर वो खुद उससे ऑब्जेक्ट डलवाया जाए तो वो किस श्रेणी में आता है, सेक्सुअल असॉल्ट वो तो वो रेप की कैटेगरी में आता है। आप लोग अगर 375 पढ़ेंगे सेक्शन आईपीसी का तो बहुत ही कैटेगोरिकली उन लोगों ने मेंशन किया गया है कि किन चीज़ों को रेप माना जाता है। इसमें पेनिस का इंसर्शन होता है, ऑब्जेक्ट का इंसर्शन माना जाता है, प्लस आप अपना माउथ वहाँ तक लेके जाते हैं उसको माना जाता है, और ऐसे करके किन सिचुएशंस में अगर ये चीज़ की जाए तो उनको रेप माना जाता है। तो 375 में इसको कैटेगोरिकली मेंशन करा गया, 375 इसके लिए रेफ़र कर सकते हैं बहुत ईजिली। ओथ किस में थी, ओथ 3rd शेड्यूल में आती है, और ये आप लोगों को पता ही होगा। शेड्यूल 1 में आपका नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द ज्यूरिसडिक्शंस है, सेकंड में एमोल्यूमेंट्स और जो भी प्रेसिडेंट्स और इनकी रेम्यूनरेशन है वो आता है, प्लस 3rd में ओथ्स आती हैं। तो एक क्वेश्चन था कंट्रीज़ CAA की, इसमें ऑप्शन म्यांमार था, म्यांमार नहीं है। 3 कंट्रीज़ थी, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 4 ऑप्शंस दिए गए थे कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो उसमें म्यांमार नहीं था। आई होप आप लोगों ने इसे सही मार्क करो, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था।
देन कम्स नोबल प्राइज़ ऑफ इकोनॉमी। तो ये बहुत ही चालाकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन में इन लोगों ने कुछ नाम दिया था अवार्ड का, पहले बाद में उन्होंने बोला इट्स गिवन बाय अल्फ्रेड नोबल फॉर इकोनॉमी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अल्फ्रेड नोबल नोबल प्राइज़ के लिए जाने जाते हैं। और इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये हो गई कि सब लोग अभिजीत बैनर्जी कर गए थे कि इकोनॉमिक का प्राइज़ उनको मिला था, बट ये उनके साथ 3 लोगों को और मिला था, जिसमें एस्टर डुफ्लो उनकी वाइफ और साथ में माइकल क्रेमर उनके साथ ही थे। तो इसका आंसर माइकल क्रेमर था। आई होप आप लोगों ने उसको ढंग से पढ़ा और ढंग से किया हो। एंड देन देयर वर यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप सबको पता ही होगा आर्टिकल 44 में, बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, बहुत सब जगह पे आया हुआ है। देन कम्स एक्सटॉर्शन। एक सवाल पूछा गया था कि अगर आप किसी व्यक्ति को उसके डेफेमेशन की धमकी दें कि भैया मैं आपके खिलाफ कोई लाइबल या स्लेंडर कर दूंगा, आप अगर मेरे को ये चीज़ ना दें, तो वो एक एक्सटॉर्शन के अंदर आती है। आई होप ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसे किया ही होगा। आर्टिकल्स विच आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा आता है। तो ये आर्टिकल 20 और 21 थे जो कि इमरजेंसी के टाइम पे इसको प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करें कि भैया कोर्ट में कोई भी बंदा किसी फंडामेंटल राइट का इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से कोर्ट के दरवाजे पे नहीं जा सकता। तो आर्टिकल 20 और 21 दो राइट्स ऐसे हैं जो इससे बाहर हैं, तो वो भी मेंशन है। अगर आप लोगों ने इमरजेंसी वाला पूरा चैप्टर पढ़ा हो 352 से 360, तो 359 में इसके बारे में बताया गया है। देन मैक्से अवार्ड रवीश कुमार, बहुत ही जनरल था, सब लोगों ने इसका आंसर सही किया होगा। वोटिंग एज का अमेंडमेंट 61 था, ये भी बहुत इजी सा आंसर था, सभी लोगों ने किया होगा। व्योमित्रा अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। गगनयान करके इंडिया का पहला मैन मिशन है जो स्पेस का, उसका व्योमित्रा, उसमें से एक रोबोट है। तो ह्यूमनॉइड, हाफ ह्यूमनॉइड करके ऐसे करके कुछ उसका ऑप्शंस था, तो वो ऑप्शंस आपने अगर वो करा है तो बिल्कुल सही ऑप्शन है उसका। एंड इसमें 2 UN के क्वेश्चंस और एडिड हुए थे। इस बार इंटरनेशनल एजेंसीज़ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए। जिन लोगों ने इंटरनेशनल एजेंसीज़ ढंग से करी होगी वो लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और जिन लोगों ने नहीं करी होगी तो उनका पेपर ठीक ठाक गया होगा। तो इसमें था कि UN विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ UN ऑर्गन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ UN ऑर्गन। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के 6 मेजर ऑर्गन्स हैं: ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UN सेक्रेटरीट, जनरल असेंबली, और जिसमें क्या कहते हैं हमारा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड वो भी आता है। तो इसमें कुछ ऑप्शन था जो मेरे को अभी इसका ऑप्शन क्लियर नहीं था कि इसमें ऑप्शन क्या था, बट आप लोगों को 6 मेजर ऑर्गन्स पता होंगे तो आप लोगों ने आंसर बिल्कुल ठीक किया होगा। और एक और इसके साथ UN का क्वेश्चन और था जिसमें उन लोगों ने पूछा था कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसी बेसिकली क्या है। तो WTO यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। WTO एक अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो GATT से बनी थी, तो वो नहीं है। WTO उसका आंसर था। ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, ये आप लोगों ने सही किया होगा। ये हमारी इंडियन टीम फाइनल में हारी थी, तो बट ऑवर्स मैच भी लोगों ने देखा ही होगा, तो इसलिए इस आंसर में मुझे नहीं लगता किसी को ज़्यादा दिक्कत आनी चाहिए। चाइल्ड एज नो ऑफेंस 7 है, ये डॉली इनकपैक्स की आप लोगों ने अगर बारे में पढ़ा होगा तो IPC के अंदर एक्सेप्शंस के कॉलम में बिलो 7 बच्चा कुछ भी करे, 7 से ऊपर 7 to 14 का जो फिगर है उसके अंदर ये है कि बच्चे को अगर इतना आइडिया है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ तो भी उसको चार्ज किया जा सकता है, बट 7 के नीचे बच्चे को आइडिया है नहीं है या वो जो भी करे ही इज़ कम्प्लीटली बार्ड। तो इसका आंसर आर्टिकल 7 है। तो मेजर एज टू कॉन्ट्रैक्ट 18 होती है। और आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आर्टिकल 25। इसमें बहुत सारे लोगों ने एक गलती कर दी है, जो कि मैंने जितने भी लोगों से बात करी थी वो ये था, इसमें इन लोगों ने बड़ा ही चालाकी से एक वर्ड को डाला था, वो था पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट बेसिकली नहीं है ऑप्शन, इसका ऑप्शन BCD था। पब्लिक ऑर्डर ऑप्शन है, पब्लिक ऑर्डर इन लोगों ने नहीं डाला था। तो इसका जो अगर रिलीजियस ऑफ फ्रीडम बार्ड है तो वो 4 चीज़ों से बार्ड है, जिसमें पार्ट 3 के अंदर लिखे गए अदर प्रोविजंस हैं, और अपना पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, और हेल्थ है। तो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट था ये पार्ट नहीं था उसका, इसको आप लोगों ने आई होप अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोगों ने गलत नहीं करा होगा। पब्लिक इंटरेस्ट इज़ नॉट द आंसर, BCD इसका आंसर था, पब्लिक ऑर्डर इज़ द राइट आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन लोगों ने डाला था। देन नोबल प्राइज़ किसको नहीं मिला था? अगेन महात्मा गांधी को नोबल प्राइज़ नहीं मिला हुआ है। सेबी का हेड क्वार्टर है ये अपना मुंबई में। सेबी आपको पता है रेगुलेटरी बॉडी है जो सेंसेक्स और इन सब में डील करती है। डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल
रेवेन्यू एंड जो भी इसमें था, रेवेन्यू और जनरेशन जो भी था, इसका आंसर फिस्कल डेफिसिट था बेसिकली, ठीक है। एफडीआर की कमेटी, स्वर्ण सिंह, बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, हर बार ऑलमोस्ट आता है और पेट क्वेश्चन है। एक्सपोज फैक्टो लॉ 21 के अंदर आता है, अपना फंडामेंटल राइट्स के अंदर। आर्टिकल 325 इसमें लोगों ने बहुत आर्टिकल 325 कह रहा हूँ, सॉरी, इट्स अबाउट एमरजेंसी बेसिकली। इसमें लोगों ने बहुत गलती करी है। ये इसका सही आंसर फ़खरुद्दीन अली अहमद है। इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी नहीं लगाई थी। एमरजेंसी लगाने का हक राष्ट्रपति के पास होता है। इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी बोली थी राष्ट्रपति को लगाने के लिए, और फ़खरुद्दीन अली अहमद ने वो एमरजेंसी लगाई थी। और ये बहुत ही कनिंग क्वेश्चंस है आर्टिकल 25 की तरह, जिसमें उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट डाल दिया पब्लिक ऑर्डर की जगह पे, टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। देन देयर इज़ दिस टोक्यो ट्रिब्यूनल जज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे और छोड़ आए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अगर नहीं आते तो छोड़ देने ही चाहिए। इसमें दलवीर भंडारी ऑप्शन दिया गया था। दलवीर भंडारी करंटली ICJ के वो हैं, करंट सर्विंग जज हैं। इसमें आप लोग अगर ऑप्शंस को हटाते हुए चलते तो आप इस ऑप्शन के पास पहुंच जाते, जो कि इसका सही आंसर है राधा विनोद पाल, जो कि जज रहे हैं। क्योंकि एक नागेंद्र सिंह था उसमें ऑप्शन, नागेंद्र सिंह वॉज ऑल्सो एन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वो जज रह चुके हैं, तो ही वॉज अ फॉर्मर जज। दलवीर भंडारी वॉज अ करंट जज, एंड देयर वॉज अनदर ऑप्शन जिसको आप अगर ढंग से पढ़ते तो आप राधा विनोद पाल तक पहुंच जाते। देन आप लोगों को पता होगा एक क्वेश्चन आया था BSES के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों ने इस BSES को दिल्ली यमुना वाला BSES समझ लिया था, जबकि ये स्टैंडर्ड एमिशन करके एक वो है प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड है बेसिकली एमिशन का, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो इसका आंसर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कम्स अंडर, आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि सर इंडेमिनिटी नहीं आया। हाँ, इंडेमिनिटी नहीं आया, बट कंटिजेंट इंडेमिनिटी कंटिजेंट का ही पार्ट है। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही इंडेमिनिटी है, कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बात करता है कि आपका फ्यूचर के होने वाले इंसिडेंट्स के ऊपर उसके रिजल्ट्स डिफाइन करते हैं। तो इंश्योरेंस कंटीजेंट का एक पार्ट है। इंडेमिनिटी एग्जैक्ट होता, बट इंडेमिनिटी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कंटीजेंट, तो आप लोग उसको उसमें जोड़ सकते हैं। राज्यसभा मेंबर अगेन कंफ्यूज करने के लिए इलेक्टेड था, लोगों ने 350 करा है तो गलत है, 238 है। यूनियन, इसमें पूछा गया था यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में से कितने मेंबर्स इलेक्ट होते, तो वो 238 आंसर उसका है। इन्होंने इलेक्टेड भी डायरेक्ट नहीं पूछा था। आई होप आप लोगों ने इसका ध्यान रखा हो। ओजोन प्रोटोकॉल की बात करी गई थी मॉन्ट्रियल उसमें समिट में, तो मॉन्ट्रियल इसका सही आंसर है। एंड देन देयर इज़ दिस भीम, तो भीम का क्वेश्चन था, इसमें इसका बी ऑप्शन सही है, जिसमें उन लोगों ने ऊपर पूछा था कि क्या ये RBI के द्वारा बनाई गई। नहीं, RBI के द्वारा नहीं बनाई गई, ये NCPI जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा बनाई गई थी। बट इसका सेकंड ऑप्शन सही था, जिसमें उन लोगों ने बोला था कि क्या इसको IPO के टाइम पे इसको यूज़ करा जाता है UPI के थ्रू पेमेंट करने में। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के टाइम पे UPI ऐप के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है, और भीम उसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो उसका बी ऑप्शन सही था। आपको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा था, तो मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाता है। एक मिनट, कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद यहाँ पे रह गए। हाँ, और दादा साहब फाल्के अवार्ड आप लोगों को पता होना चाहिए, अमिताभ बच्चन को रिसेंटली मिला है, और तो दादा साहब फाल्के अवार्ड उनका है। देयर इज़ दिस वन पुट्टस्वामी क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन था कि पुट्टस्वामी केस किससे रिलेटेड, तो ये राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट केस था, पैन कार्ड, आधार कार्ड और के लिंक का केस था। तो इसको पुट्टस्वामी जजमेंट, पुट्टस्वामी का केस जाना जाता है। तो ये प्राइवेसी का केस है। जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 में आती है। बहुत लोग 54 में कंफ्यूज है, बट राइट आंसर इज चैप्टर 4। हाउ मेनी पार्टीज यू नीड फॉर अ रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट, मिनिमम 2। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिनिमम 2 पार्टीज आपको चाहिए होती है। एक्सचेंज ऑफ बॉर्डर्स विद बांग्लादेश 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आता है। बहुत ईजी था, मैंने अपने स्टूडेंट्स को और अपने ग्रुप में बात पढ़ाई थी। 100, 101, 101, 101 शगुन GST के नाम से जाना जाता है। तो 101 का शगुन हो गया GST। फिर 102 में आप आ जाएँ तो बैकवर्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया। 103 और 104 तो रिसेंट हुए। 104 अभी एंग्लो इंडियंस और लोकसभा में जो टर्म होता है उसको 10 ईयर्स बढ़ा के दोबारा 80 कर दिया गया है। 103 आप लोगों को पता ही होगा, EWS कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मोदी सरकार ने इलेक्शन से पहले किया था, जो उनके जीतने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करके दिया। तो देन देयर इज बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि विच ईयर
वॉज द फंडामेंटल ड्यूटी टू सेव प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट वॉज एडिड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक्सेप्ट वन, दैट्स राइट टू एजुकेशन वन, विच वॉज एडेड इन 86 अमेंडमेंट 2002। उसके अलावा 10 की 10 जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो सारी की सारी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही आई थी 1976 में। तो इसका आंसर 1976 ही सही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें से। हाँ, जॉइंट सेशन में कास्टिंग वोट का मतलब होता है जब दो पार्टीज़ या दो लोगों के बीच में सेम अपना वोट आ जाए तो एक वोट देने का अधिकार होता है, विनिंग वोट देने का अधिकार होता है उस मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे हैं व्यक्ति के पास। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जॉइंट सेशन को प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर, तो कास्टिंग वोट की पावर लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। ओके, एंड कोई और क्वेश्चन? ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस जो हमने लिए थे वो हैं UN ट्रिपेट के बारे में। आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होगी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका आंसर है। ट्रिपेट का मतलब होता है ये तीन बेसिकली स्टेक होल्डर्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इसे UN ट्रिपेट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसमें आपका यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व होता है, इसमें आपका एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को जो नौकरी दे रहा है वो होता है, प्लस इसमें जो एम्प्लॉय है, जो लेबर है वो इन्वॉल्व होता है। तो तीन लोगों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इसको ट्रिपेट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मतलब मुश्किल सवाल था, किसी को पता हो तो अलग बात है। सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, बहुत सारे सवाल पर्सनल लॉ से पूछे गए, ऐसा नहीं होता। और यही इस पेपर को थोड़ा LLM का लेवल का इंट्रोडक्टरी एग्ज़ाम बना देता है, क्योंकि पर्सनल लॉ से इतने सवाल यूजुअली आते नहीं हैं। सेक्शन 7 मैरिज सेरेमनीज़ के बारे में है। तो आप लोगों को पता है कि मोहिनीअट्टम करके डांस फॉर्म था जो कि केरला का आता है। रोम स्टैट्यूट, अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा तो रोम स्टैट्यूट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट देता है, तो इसका आंसर क्रिमिनल कोर्ट है। एक इंग्लिश का एक क्वेश्चन था बहुत लोगों के थ्रू मिलने को मिला, क्योंकि हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस का नाम से है काजोल। तो काजोल बेसिकली एक इंग्लिश में काजोल, इसका आंसर बुली है वैसे मैं आपको बता दूं, बट काजोल का मतलब ये होता है कि आप किसी बंदे को परसुएट कर रहे हैं बहुत ही, अरे प्लीज़ 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 कर दो ना, अरे मेरे भाई तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो। तो काजोलिंग, तो ये एक तरीके से वर्ब फॉर्म है काजोल की। तो काजोल का मतलब होता है किसी बंदे को परसुएट करना किसी काम को करने के लिए, बट नॉट इन अ वेरी धमकी वे और नॉट इन अ वेरी एंग्री वे, बट इन अ वेरी फ्लैटरी वे। तो काजोल का साथ इसका ऑपोजिट पूछा था, तो दैट वुड बी बुली। देन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 63rd रैंक है इंडिया की। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया हो। एंड देयर इज़ दिस वन क्वेश्चन इज़ फ्रॉम दैट हु मैनेजेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेड। तो ये बहुत लोगों ने गलत कर दिया, इसमें लोगों ने WIPO कर दिया। WIPO इसका आंसर नहीं है। WIPO इज़ फॉर प्रमोशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसका आंसर ट्रिप्स WTO है। आंसर इज़ WTO। ट्रिप्स WTO का पार्ट है जो कि ट्रेड रेगुलेटरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का काम करती है, तो इसका आंसर WTO है। मेंस रिया का क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज थे। मेंस रिया किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी क्राइम को करने के लिए मेंस रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, मगर उसमें पूछा गया तो कौन था, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहे। इसका सही आंसर किडनैपिंग है। ये क्यों है ये आप लोग जब आएंगे LLB पढ़ने तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देन देयर इज़ दिस वन क्वेश्चन वाज वेरी टफ। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों को छोड़ देने चाहिए, जिसमें इन लोगों ने पूछा था फ्लैग ब्लू ओशन करके अपना कि कौन देता है, इसका आंसर FEE है। और एक और ही बहुत अच्छा क्वेश्चन था UCED को करके। तो UCD बेसिकली एक यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम था जिसका इसका आंसर अर्थ समिट है। बहुत सारे लोग क्योटो प्रोटोकॉल कराए हैं, बट क्योटो प्रोटोकॉल इसका आंसर नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल CO2 एमिशन के लेकर है। और ये UCED जो हुआ था ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अर्थ समिट के नाम से एक ही बार ये हुआ है इवेंट, और ये इसको पूरा जाना जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये 1992 में हुआ था, ये रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट के नाम से इसका रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर अर्थ समिट है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था। तो फिर अब ये एक क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ देम इज़ अ क्राइम, एडल्ट्री, स्टॉकिंग एंड मैरिटल रेप। अगेन से बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग इस कैटेगरी में रखिए कि इसका आंसर जब आएगा वही आंसर इसका सही आंसर होगा। बट मैं आप लोगों को बता दूं एडल्ट्री हट चुका था जोसेफ शाइन के केस में। स्टॉकिंग सेक्सुअल असॉल्ट वाले में अगर आप जाएंगे तो उसमें आता है 354D में आई गेस। तो स्टॉकिंग एक पार्ट है जो कि क्राइम है। मैरिटल रेप बहुत कन्फ्यूजन था मैरिटल रेप के ऊपर, तो मैं आप लोगों को बता दूं मैरिटल रेप क्राइम एक
एक्सप्लिसिट टर्म में नहीं है, बट हाँ इम्प्लिसिट टर्म में है। मैरिटल रेप आपका 376B में भी कवर होता है। और प्लस आप अगर रिसेंटली जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन लोगों ने 375 की एक्सेप्शन जो मैरिज की थी, जिसमें फीमेल की जो एज है 15 ईयर्स तक रेप नहीं माना जाता, तो उसको भी ओवरटर्न कर दिया है। तो उन्होंने बोला है कि 18 ही एज मानी जाएगी। तो अगर कोई बंदा मैरिज करता है और अपनी पत्नी जो 18 साल से छोटी है, 15 साल तक जो पहली इम्यूनिटी थी वो इम्यूनिटी भी हट गई, तो वो भी मैरिटल रेप में आ सकता है। और मैरिटल रेप में 376B भी आता है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी से चाहे कोर्ट के ऑर्डर की डिक्री के बाद अलग रह रहा हो या विदाउट डिक्री अलग रह रहा हो, बट अगर वो जाए और अपनी पत्नी को फोर्स करे टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो भी एक क्राइम माना जाता है। तो उसको भी हम मैरिटल रेप ही कहेंगे। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसको आंसर की में ही कवर किया जाएगा। एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ट्रांसजेंडर बेसिकली किस कैटेगरी में आते हैं। इसका आंसर OBC है, मगर इसमें एक बहुत ही अच्छा केवियाट है जो कि हम लोगों ने डिस्कशन के थ्रू, टीम्स के थ्रू पता लगाया। वो ये है कि नवतेज जौहर जो केस था वो LGBT और 377 अननेचुरल ऑफेंस को बार करने वाला केस था, उसमें ट्रांसजेंडर को OBC की बात रखी गई है नहीं। ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो क्या पता उन लोगों ने नवतेज जौहर डाला हो और आंसर नन ऑफ द अबव हो, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को कहीं पे भी नवतेज जौहर में ऐसा डिस्कशन नहीं दिया गया। बट असली में ट्रांसजेंडर अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, और ये एक फैक्ट है, आप लोग इसको जाके चेक भी कर सकते हैं। एंड अगेन देन देयर इज़ दिस वन वेरी क्वेश्चन फॉर पर्सनल बोर्ड। वक्फ बोर्ड का बेसिकली मैनेजर को क्या कहते हैं, तो बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन था जो लोगों को मतलब नहीं पता था। तो ये इसका आंसर कुछ मोतवाली ऐसे करके कुछ है, मैं ऐसे एक बारी देख भी रहा हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं ये क्वेश्चन जो था वो काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो बहुत सारे लोग इसे छोड़ कर आए थे। तो अब एक और, हाँ, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट IPR के बारे में बात करी गई थी। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि ये क्या है, ये रीजनल है या ये नेशनल है, ऐसे करके। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ओपन टू जज है, तो ये अगेन हम आंसर की पे छोड़ेंगे, बट इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि प्रोविजन रीजनल नेशनल और इंटरनेशनल का WIPO के अंदर आप जाएंगे, चेक करेंगे तो दिया गया है कि आप अपना कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो राइट है वो आप उनको 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। USB का आंसर यूनिवर्सल सीरियल बस था, आसान नहीं था, मगर वही बात है, जो लोगों को थोड़ा नॉलेज होगा तो वैसे सही कर सकते होंगे। कॉमन इंटेंशन के क्वेश्चन में अनलॉफुल असेंबली इज़ द राइट आंसर। देखो बहुत लोग इसके बारे में कन्फ्यूज थे, बट अनलॉफुल असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट उसमें कॉमन इंटेंशन की बात कहीं पे भी नहीं बोली गई है। इसलिए कई लोग हमसे डिस्कस कर रहे थे तो बोल रहे थे भैया उसमें आप जब मेंशन करते हैं कि क्या कहते हैं 141 में अनलॉफुल असेंबली का, तो उसके आप नीचे सेक्शंस में आए तो उसमें बताया गया है कि अगर आप उससे ज्वाइन कर लेते हैं अनलॉफुल असेंबली को तो आपको भी सेम कल्प्रिट माना जाएगा। बट उसमें बोला गया था अनलॉफुल असेंबली इज़ कॉमन ऑब्जेक्टिव नॉट कॉमन इंटेंशन। तो ये बहुत कन्फ्यूज़ करने वाला था। तो इसका आंसर अनलॉफुल असेंबली है, जो नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन, अगेन जो क्वेश्चन है वो पर्सनल लॉ से लिया गया है। रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन, इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव। आप हाफ ब्लड, आप फुल ब्लड, आप एडॉप्टेड, आप किसी से भी रिलेशनशिप नहीं रख सकते। इसका अगर आप लोग चेक करेंगे तो मैं इसका आपको सेक्शन बताता हूँ। सेक्शन 3 आप अगर कवर करें तो आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, या हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 3 में मेंशन किया गया है रिलेशनशिप के एक्सप्लेनेशंस के फॉर्म में, तो वो आप कवर कर लीजिएगा। डाइवोर्स एंड स्पेशल मैरिज एक्ट, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग था, इसको स्पेशल मैरिज डाल दिया, बट डाइवोर्स लेने का तरीका इंडिया में हिंदू लॉ और स्पेशल मैरिज में सेम ही है। और उसमें इसका आंसर जो था, जो नहीं है, वो है रिट्रीवल करके कुछ था। मैरिज अगर ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि रिट्रीव नहीं हो सकती तो वो ग्राउंड सही नहीं है। क्रूएलिटी वो ग्राउंड सही नहीं है, तो वो आंसर सही है बेसिकली। तो इसमें क्रूएलिटी और मेंटल बंदा इल है, वो आंसर, वो कैटेगरी उसके अंदर आता है। और डिजर्शन एक ऑप्शन था, डिजर्शन भी सही है, उसके अंदर आता है। एडल्ट्री था, एडल्ट्री भी सही है। क्रूएलिटी या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है वो आता है, तो उसके अंदर भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। जो एक था उसमें रिट्रीवल ऑफ मैरिज, वो वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि इसमें से कौन सा है जो इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं माना जाता। देन कॉम्बिनेशन आया था पेटेंट्स के, बेसिकली कॉम्बिनेशन आया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। उन लोगों ने पूछा था कि बेसिकली पेटेंट और ट्रेडमार्क, एंड देन दे हैव दिस वन अदर ऑप्शन जिसमें लोगों ने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन करा था, ऐसे करके। तो इसमें
आंसर डेटा एक्सक्लूसिविटी वाला है। डेटा एक्सक्लूसिविटी अभी फार्मेसी इंडस्ट्री में एंटर हो रहा है, तो इसलिए वो अभी इस कैटेगरी में नहीं आता, और इसलिए डेटा एक्सक्लूसिविटी। और साथ के साथ जो पहला ऑप्शन था जिसमें उन लोगों ने मेंशन किया था, जिसमें अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन है, अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, और वो क्वेश्चन में आया था, और वो नेक्स्ट ऑप्शन में है कोका कोला का फॉर्मूला, जिसको हम लोग ट्रेड सीक्रेट कहेंगे। येस, ट्रेड सीक्रेट इसका राइट आंसर है, और ये कैटेगरिकली मेंशन है, आप इसे ऑनलाइन सर्च करेंगे तो। पेटेंट और ट्रेडमार्क नहीं है, ट्रेडमार्क कोका कोला के डिज़ाइन और कोका कोला के नाम पे है। इसके जो इंग्रेडिएंट है कोका कोला का, उसको बनाने का ट्रेड सीक्रेट इज़ अ राइट आंसर, और वही अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन में आता है, जो कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो इसलिए ऊपर वाले का डेटा एक्सक्लूसिविटी जो ऑप्शंस था वो वाला, और कोका कोला का फॉर्मूला आपका आएगा ट्रेड सीक्रेट के अंदर। ठीक है, उसके साथ आपका जो एक और क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण, उसमें हाँ, उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर वॉज द राइट आंसर, बट इंदौर वॉज नॉट इन ऑप्शन, तो भोपाल वॉज अ नेक्स्ट क्लोज आंसर, जो कि 7th रैंक होल्ड करता है। तो इसलिए आई होप कि NTA विल गो विद भोपाल, और नहीं तो अगर वो भोपाल के साथ नहीं गए तो उनके ऑप्शन में कोई आंसर सही नहीं था, देन दे हैव टू अवॉर्ड 3 मार्क्स टू एवरी पर्सन हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। एंड देन देयर इज़ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। हाँ, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में अगेन से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर इसका क्या आंसर हो सकता है। उसमें फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड एस्थेटिक अपील, फंक्शनैलिटी एंड इन्वेंशन के बारे में बात करी गई थी। इसमें सबसे क्लोज आंसर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड एस्थेटिक अपील लग रहा है, इन्वेंशन नहीं है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर इन्वेंशन का क्राइटेरिया को नहीं लिया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हाँ, रेनफोर्स जो था, टेरिटोरियल, रीजन, इंटरनेशनल, ऑल ऑफ द अबव, तो ये ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए वैसे तो। वो ये भी डिस्क्रिप्शन ऑफ NTA ही है, इसको वो किस ऑप्शन को सही देता है। एंड देन देयर इज़ ECI में लोगों ने ऑप्शन दिए थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी ऑप्शन थे वो सारे ही सही थे। डायरेक्शन, रिलेशन, आई होप आप लोगों ने सही किया हुआ हो। देन देयर इज़ दिस चेयर सिटिंग वन विच वॉज वेरी न्यू दिस टाइम। तो इसमें एक मेरी जो लोगों से बात हुई उन लोगों ने बताया था कि इसमें टेबल पे जब लोगों को बिठाया तो 3 ऑप्शन बताए गए थे, जिसमें एक बताया गया था कि A से B के बीच में 5 चेयर्स का गैप है। देन देयर आर 3 पीपल सिटिंग, जिसके बीच में S आता है। देन V से लेफ्ट में 4 लोगों का गैप है। तो जब आप टेबल बनाएंगे तो उसमें 5 लोगों का आपने जब यहाँ डाला, तो वो जो 4 लोगों के गैप के बाद जो V के बाद जो आ रहा है वो E या कोई भी अल्फ़ाबेट है, वो इन दोनों के एग्जैक्टली साथ नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए आपको उसको ऊपर बिठाना था, ताकि वहाँ से लेफ्ट में आता और यहाँ सेंटर पे आता। तो ऐसा पैटर्न बन के उसका आंसर सही आना था। आई होप वो अगेन जब पेपर आएगा और उसको ढंग से हम लोग देखेंगे तो हम लोग उसको ईजिली शेयर कर पाएंगे। तो ये मोटा बेसिकली क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से मैंने आपके से कम भी 80+ क्वेश्चंस मैंने आपसे शेयर कर लिए होंगे। एंड हाँ, सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के किए गए ऑर्डर की अपील कैसे कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उसका आंसर है रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन। सिर्फ रिव्यू भी था, सिर्फ क्यूरेटिव भी था, मगर इसका PIL भी आई गेस ऑप्शन में था, मुझे नहीं पता। बट हाँ, इसका आंसर रिव्यू एंड क्यूरेटिव है, क्योंकि आप पहले रिव्यू करेंगे, रिव्यू भी फेल होगी, देन आप क्यूरेटिव करेंगे। तो उसका आंसर रिव्यू एंड क्यूरेटिव है। एंड देन कोई क्वेश्चन मिस ना हो गया, मैं एक बारी आखिरी बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ मिस हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंड्स यही आप लोगों का क्वेश्चन जो था इस बार DULLB 2010 का आया था। अगर आप मेरे को बोलें मैं इसे कंक्लूड करूं तो ये मॉडरेट टू टफ़ है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में काफ़ी पूछा गया, पर्सनल लॉ के बारे में काफ़ी पूछा गया, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को आप एडअप कर दें तो ये बहुत ही मतलब मॉडरेट टू टफ़ एग्ज़ाम है। क्योंकि जो DULLB जैसे एग्ज़ाम्स में 60 to 70 मार्क्स, 60 to 70 क्वेश्चंस के बीच का ही गेम होता है, और उसमें अगर 5-6 क्वेश्चन ऐसे हो जाएं जो ऊपर नीचे हो जाएं तो गेम ख़राब भी हो सकती है। तो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ हो, और कमेंट सेक्शंस में आप लोग शेयर करें कि क्या बेसिकली क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन आप एडअप करना चाहें जो मेरे से मिस हो गया और आपको याद हो, तो आप उन्हें वहाँ कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं उसको फिर वहीं पे जवाब दूँगा। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और लेट्स कीप अप द डिस्कशन जब तक आंसर की और क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली बाहर नहीं आ जाता। थैंक यू।